नमस्कार। आज हम जरा भारत में कैम्ब्रिज करिकुलम को समझते हैं। हमारे पास कुछ जानकारी है इस इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम पर, इसकी बनावट कैसी है और सबसे ज़रूरी ये हमारे सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से कैसे अलग है, क्योंकि कई जाने माने प्राइवेट स्कूल आजकल इसे अपना रहे हैं। तो मतलब हम ये समझना चाहते हैं कि ये इंडिया में कैसे काम करता है, क्या खास है इसमें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कैम्ब्रिज करिकुलम, जिसे लोग कैम्ब्रिज पाथवे भी कहते हैं, ये यूके की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का हिस्सा है और ये 5 से 19 साल के स्टूडेंट्स के लिए है। बिल्कुल, आप इसे एक तरह का सफ़र समझ सकती हैं जो 4 स्टेजेस में बटा हुआ है। पहला है कैम्ब्रिज प्राइमरी, जो अपने यहाँ क्लास 1 से 5 जैसा है। फिर कैम्ब्रिज लोअर सेकेंडरी, मतलब क्लास 6 से 8। इसके बाद आता है अपर सेकेंडरी, जिसे हम आईजीसीएसई कहते हैं, क्लास 9-10 के लिए। और आखिर में कैम्ब्रिज एडवांस्ड, जिसमें एएस और ए लेवल्स होते हैं, क्लास 11-12 के लिए। अच्छा। हर स्टेज पिछले वाले पर ही बेस्ड होता है, एक तरह से सीढ़ी की तरह। काफी स्ट्रक्चर्ड लगता है ये तो। मैंने सुना है कि ये जो आईजीसीएसई वाला पार्ट है, 9वीं 10वीं वाला, वो इंडिया में काफी पॉपुलर हो रहा है, शायद इसलिए कि इसमें सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी ज़्यादा है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। आईजीसीएसई में स्टूडेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स जैसे लैंग्वेजेस, ह्यूमैनिटीज़, साइंस, मैथ्स, वोकेशनल स्टडीज़, इनमें से करीब 5 से 7 सब्जेक्ट चुनने होते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी है। 5 से 7, ओके। और इसके बाद जो एडवांस स्टेज है, एएस और ए लेवल्स, वो और भी स्पेसिफिक हो जाता है। उसमें स्टूडेंट्स आमतौर पर सिर्फ 3 से 5 सब्जेक्ट ही चुनते हैं, जिनमें उन्हें डीप स्टडी करनी होती है। ये अपने यहाँ क्लास 11 और 12 के बराबर है। और हाँ, दुनिया भर की टॉप यूनिवर्सिटीज़ इसे मानती हैं। ठीक है, ग्लोबल रिकॉग्निशन तो एक बात हुई, लेकिन इसके अलावा और क्या खास बातें हैं? मतलब क्यों कोई इसे चुनेगा? सिर्फ सब्जेक्ट चॉइस के लिए या कुछ और भी है? सब्जेक्ट चॉइस की फ्लेक्सिबिलिटी तो है ही, पर इसका जो मेन फोकस है वो है स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग, इंडिपेंडेंट रिसर्च और एनालाइज स्किल्स डेवलप करना। अच्छा। और एक और इंटरेस्टिंग बात है इसका असेसमेंट का तरीका। ये सिर्फ रट के लिखने वाले एग्जाम्स पर डिपेंड नहीं करता। अच्छा। तो फिर कैसे होता है असेसमेंट? इसमें एप्लीकेशन ओरिएंटेड सवाल होते हैं, मतलब जो सीखा है उसे इस्तेमाल कैसे करना है उस पर जोर होता है। साथ में प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रैक्टिकल वर्क होता है, कभी कभी प्रेजेंटेशंस भी। जैसे हिस्ट्री में सिर्फ डेट्स याद नहीं करनी, बल्कि अलग अलग सोर्स देखकर किसी इवेंट पर अपना व्यू बनाना है। असल में ये क्यों और कैसे पूछने को एनकरेज करता है, जो शायद हमारे ट्रेडिशनल रोट लर्निंग वाले सिस्टम से थोड़ा हट करे। यानी समझने और करने पर ज्यादा फोकस है, रटने पर कम। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि ये इंडिया की जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, एनईपी 2020, उसके प्रिंसिपल से भी काफी मिलता जुलता है। एनईपी भी तो यही कहती है कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और रियल वर्ल्ड स्किल जरूरी है, रटना नहीं। हाँ, ये तो काफी पॉजिटिव लगता है, लेकिन अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जो शायद पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के मन में होता है कि ये हमारे जाने पहचाने बोर्ड्स सीबीएसई और आईसीएसई से प्रैक्टिकली कैसे अलग हैं। देखिए, अगर हम एक ओवरव्यू लें तो सीबीएसई का फोकस मेनली साइंस और मैथ्स पर रहता है, और ऐसे नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे इंजीनियरिंग के लिए जेई या मेडिकल के लिए नीट, इसके लिए ज्यादा सूटेबल माना जाता है। Right. वही आईसीएसई जो है वो एक बैलेंस्ड करिकुलम ऑफर करता है। उसमें इंग्लिश लिटरेचर और आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट्स पर भी अच्छा खासा जोर रहता है। और इस कंपैरिजन में कैम्ब्रिज यानी आईजीसीएसई और ए लेवल्स कहाँ फिट होते हैं? कैम्ब्रिज का अप्रोच, जैसा हमने कहा, ज्यादा ग्लोबल है। ये एनालिसिस, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग और प्रैक्टिकल स्किल्स पर फोकस करता है। और सब्जेक्ट चॉइस में तो सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इसी में है, 70 से भी ज्यादा ऑप्शंस हैं। तो इसे हम ज्यादा इंटरनेशनल आउटलुक वाला बोर्ड कह सकते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी स्टूडेंट को बाहर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाना है, विदेश में, तो कैम्ब्रिज शायद एक बेहतर या आसान रास्ता हो सकता है? हाँ, ए लेवल्स को दुनिया भर की टॉप यूनिवर्सिटीज में काफी अच्छी रिकॉग्निशन मिली हुई है, ये तो एक बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन इंडिया में यहाँ मामला थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। आईजीसीई को क्लास 10 और ए लेवल्स को क्लास 12 के इक्विवेलेंट तो माना जाता है। पर स्टूडेंट्स को अक्सर एआईयू यानी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज से एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। एआईयू ही फॉरेन क्वालिफिकेशंस को इंडियन डिग्री के बराबर मान्यता देती है, और इस सर्टिफिकेट के बिना इंडियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन, खासकर प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे इंजीनियरिंग या मेडिकल में, मुश्किल हो सकता है। ओके, ये जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और प्रैक्टिकल सवाल, कॉस्ट का, क्या कैम्ब्रिज महंगा पड़ता?
हाँ, आमतौर पर कैम्ब्रिज स्कूल्स की जो फीस होती है वो सीबीएसई या आईसीएसई स्कूल से ज़्यादा होती है। इसमें फिर एग्ज़ाम फीस और दूसरे रिसोर्स कॉस्ट भी जुड़ जाते हैं। तो हाँ, ये एक महंगा ऑप्शन हो सकता है। तो कुल मिला के समरी ये बनती है, सीबीएसई नेशनल एग्जाम्स पर फोकस करता है, आईसीएसई एक बैलेंस्ड इंडियन पर्सपेक्टिव देता है और कैम्ब्रिज ग्लोबल रिकग्निशन, फ्लेक्सिबिलिटी और स्किल बेस्ड लर्निंग देता है। लेकिन हाँ, ये महंगा हो सकता है और इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के लिए कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ सकती हैं। उनके फ्यूचर गोल्स पर डिपेंड करनी चाहिए कि उसे इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं या एक ओवरऑल इंडियन एजुकेशन चाहिए या फिर बाहर जाकर पढ़ना है। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी है, क्या इन अलग-अलग बोर्ड्स की जो अच्छी बातें हैं, उनको मिलाकर इंडिया के लिए एक और भी बेहतर एजुकेशन सिस्टम बनाया जा सकता है, जो लोकल ज़रूरतें भी पूरी करे और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर भी खरा उतरे? खैर, ये एक अलग डिस्कशन का टॉपिक है, सोचा जा सकता है इस पर।